नमस्कार। दिन भर की खबरों का हर अपडेट और फॉलो अप लेकर मैं हाजिर हूं आपके साथ दीपशिखा सिंह। खबरों की खबर या फिर खबरों पर असर, हमारे संवाददाता खबरों के पीछे दौड़ते हैं दिन भर। ग्राउंड जीरो से सीधी खबरें बताएंगे जनता रिपोर्टर्स। सदन का शीतकालीन सत्र आज समाप्त हो गया है। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही समय से एक दिन पहले ही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई है। इस शीतकालीन सत्र में कुल 18 बैठकें हुई। विपक्ष के कारण सत्र के 18 घंटे 48 मिनट का नुकसान भी हुआ। वहीं विपक्ष ने इस शीतकालीन सत्र के दौरान दो अहम मुद्दे उठाए, लखीमपुर खीरी हिंसा मामला और राज्यसभा के 12 सांसदों का निलंबन। विपक्ष ने इस दौरान मार्च निकालकर संसद परिसर के बाहर अपना विरोध प्रदर्शन भी किया। विपक्ष के हंगामे के दौरान कई अहम विधेयक पास भी हुए। संसद का शीतकालीन सत्र समाप्त हो चुका है और तय समय से एक दिन पहले ही दोनों सदनों की कार्रवाई को अनिश्चितकालीन स्थगित किया गया। ये सत्र कृषि कानूनों की वापसी को लेकर खास माना जा रहा था। आपको बता दें कि राज्यसभा में सांसदों के निलंबन का मुद्दा पूरे सत्र में जोर पकड़ता रहा और इसी बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी निलंबन के विरोध में प्रदर्शन किया। शीतकालीन सत्र के दौरान जया बच्चन के गुस्से ने भी खूब सुर्खियां बटोरी। जया बच्चन ने भरे सदन में बीजेपी के नेताओं को श्राप देते हुए कहा कि जल्द ही आप लोगों के बुरे दिन आएंगे। संसद की कार्रवाई स्थगित होने से एक दिन पहले बीएसपी सांसद दानिश अली कोरोना से संक्रमित भी पाए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 दिसंबर को वाराणसी का दौरा करेंगे। बता दें कि पीएम मोदी इस अवसर पर 2100 करोड़ की 25 परियोजनाओं की काशी को सौगात देंगे। वहीं इस अवसर पर सीएम योगी समेत राज्यपाल आनंदी पटेल भी मौजूद रहेंगी। वहीं आपको बता दें कि संयंत्र में 750 लोगों को रोजगार दिया जाएगा। पीएम मोदी 23 दिसंबर को वाराणसी का दौरा करेंगे। आपको बता दें कि पीएम मोदी अपने इस दौरे पर 2100 करोड़ की 25 परियोजनाओं की सौगात काशी को देंगे और इसमें करखिया में डेयरी संयंत्र का शिलान्यास, बेनियाबाग में पार्किंग और इंटीग्रेटेड सर्विलांस सिस्टम के साथ साथ कई कार्यों का लोकार्पण शामिल है। वहीं बनारस डेयरी के चेयरमैन ने बताया कि इस अवसर पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। साथ ही ये भी कहा कि इस संयंत्र में 750 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार दिया जाएगा, 2350 लोगों को अनुषंगिक कार्यक्रम और लगभग 10,000 परिवारों को गांव में रोजगार मिलने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश में 27 दिसंबर को लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर है, जिसको लेकर खुद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भागदौड़ कर रहे हैं। बुधवार की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कुल्लू दौरे पर रहे, जहां उन्होंने ईट राइट मेले में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। आपको बता दें, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपने संबोधन में स्वास्थ्य का ध्यान रखने के संबंध में कुछ बातें कही। इसके बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर मंडी पहुंचे और पड्डल मैदान पहुंचकर उन्होंने तैयारियों का जायजा लिया। आपको बता दें, जयराम सरकार के 4 साल के कार्यकाल पूरा होने में अब बस कुछ ही दिन बचे हैं, जिसको लेकर जयराम ठाकुर कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। 27 दिसंबर को मंडी में आयोजित होने जा रहे प्रधानमंत्री मोदी की रैली से प्रदेश सरकार और बीजेपी अगले विधानसभा चुनावों का शंखनाद भी करेगी और इस रैली के माध्यम से प्रदेश सरकार के मिशन रिपीट का श्री गणेश भी होगा। 27 दिसंबर को प्रदेश सरकार 4 वर्ष के कार्यकाल का जश्न मनाने के साथ ही अगले विधानसभा चुनावों की तैयारी में उतर जाएगी। मंडी में 4 साल का जश्न और उसके साथ ही सेकंड ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के आयोजन में बतौर मुख्य अतिथि पहुंच रहे हैं। पीएम मोदी प्रदेश सरकार और बीजेपी कार्यकर्ताओं को मिशन रिपीट का संदेश देंगे। महाराष्ट्र में विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले कोरोना का संकट बढ़ गया है। सत्र के पहले विधानसभा के कर्मचारियों और पुलिस कर्मियों के आरटीपीसीआर रिपोर्ट में 10 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जिनमें से 10 पुलिसकर्मी हैं तो वहीं 2 विधानमंडल के कर्मचारी हैं। राज्य स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि करीब 3,500 सैंपलिंग की गए थे, जिनमें से 10 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। महाराष्ट्र में विधानसभा के शीतकालीन सत्र से ठीक पहले कोरोना का संकट बढ़ चुका है। सत्र से किए गए विधानसभा के कर्मचारियों और पुलिसकर्मियों में आरटीपीसीआर में 10 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें 8 पुलिसकर्मी हैं, 2 विधानमंडल के कर्मचारी हैं। राज्य स्वास्थ्य विभाग की ओर से बताया गया है कि करीब 3,500 सैंपल टेस्ट किए गए थे, जिसमें 10 लोग संक्रमित पाए गए।
कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश भर में मामले बढ़कर 213 हो गए हैं। वहीं रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में सबसे ज्यादा मामले दर्ज किए जा रहे हैं, तो इसके साथ महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर है। ओमिक्रॉन लगातार बढ़ता जा रहा है और देश के 17 राज्यों में अपने पैर पसार चुका है। देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। बुधवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के अब तक 54 मामले हो चुके हैं। वहीं दिल्ली में ये संख्या तेजी से बढ़ते हुए 57 हो चुकी है। तेलंगाना में 24, कर्नाटक में 19, राजस्थान में 18, केरल में 15, गुजरात में 14, जम्मू व कश्मीर में 3, उत्तर प्रदेश में और उड़ीसा में 2-2, आंध्र प्रदेश में, चंडीगढ़, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल में 1-1 ओमिक्रॉन के मामले रिपोर्ट किए गए। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में ठंड का प्रकोप जारी है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में दिख रहा है, जिससे तापमान में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। वहीं राजधानी दिल्ली समेत यूपी, हरियाणा, पंजाब और हिमाचल में आने वाले कुछ दिनों में भीषण शीतलहर चलने की अनुमान जताया गया है। वहीं इन राज्यों को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। उत्तर भारत इस समय गंभीर ठंड की चपेट में है। श्रीनगर से लेकर दिल्ली और राजस्थान तक शीतलहर कहर बरपा रही है। राजधानी दिल्ली में तापमान सामान्य से 5 डिग्री गिर चुका है और यहां का पारा 8 डिग्री तक पहुंच चुका है। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। उत्तर प्रदेश में बीते 24 घंटे में 10 से ज्यादा जिलों में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और इससे भी कम दर्ज किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य में सबसे ज्यादा ठंड जिला मुजफ्फरनगर रहा। वहीं मौसम विभाग ने पहाड़ों पर बारिश और बर्फबारी के आसार होने से अगले 2-3 दिन ऐसे ही ठंड पड़ने की संभावना जताई है। हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया है। सदन की चौथे और अंतिम दिन की कार्यवाही भी कई मुद्दों पर हंगामेदार रही। सदन की कार्यवाही में किसान और युवाओं का मुद्दा छाया रहा। सदन की कार्यवाही में 2 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव अंतिम दिन मंजूर किए गए थे, जिसमें एक प्रस्ताव के तहत ओमिक्रॉन वेरिएंट पर चर्चा हुई, जिसके जवाब के दौरान हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा है कि हरियाणा में जिन लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं लगवाई है वो सार्वजनिक स्थल पर नहीं जा सकेंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किसानों के मुद्दे पर जो प्रस्ताव था उस पर जवाब दिया और इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने सदन में जो भी 4 दिन में विपक्ष ने मांग रखी है उसके ऊपर जवाब देते हुए ये जानकारी दी है कि प्रदेश सरकार किसानों के आंदोलन के दौरान जो दर्ज मुकदमे हैं उनको वापस लेने का फैसला ले चुकी है। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 276 मामले दर्ज होने की जानकारी दी है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने साराना अंदाज में विपक्ष को घेरते हुए ये कहा कि विपक्ष के पास कोई भी मुद्दा नहीं है, लेकिन इसके बावजूद विपक्ष सरकार के सामने सदन में भी बैठना नहीं चाहता है। इस दौरान नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि इससे पहले भी सरकार ने तमाम मामलों में जांच की बात की थी, लेकिन आज तक एक भी जांच रिपोर्ट नहीं आई है। इसके साथ साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा सदन के बाहर भी मीडिया से बातचीत करते हुए भी सरकार को घेरते हुए नजर आए हैं। शीतकालीन सत्र के चौथे और अंतिम दिन में 6 विधेयक पारित किए गए हैं। इन विधेयकों में आबकारी संशोधन नीति विधेयक पारित हुआ है, जिस पर विपक्ष ने कड़ा ऐतराज जताया है। हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र 4 दिन चला है। इन 4 दिन के सत्र की कार्रवाई के दौरान किसान और हरियाणा में युवाओं के साथ नौकरियों में धांधली का मुद्दा खास तौर पर चर्चा में रहा है। इसके साथ ही इस 4 दिन की कार्रवाई में मुख्यमंत्री मनोहर लाल का सायराना अंदाज तो सामने आया ही, और इसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री और नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी शायरी में अपना खूब हाथ आजमाया है। समालखा शहर और गांव में बच्चियों के साथ यौन शोषण के मामले आए दिन सामने आ रहे हैं। समालखा के गांव मनाना में लगभग 7 वर्षीय बच्ची का एक शव मिला था, जिसका मामला विधानसभा में भी उठा था। हालांकि पुलिस ने इसमें एक बड़ी सफलता हासिल की है, जिसमें कल पानीपत में एसपी ने आरोपी का खुलासा किया है और पुलिस ने जो सफलता हासिल की है। हालांकि इस मामले में पुलिस ने 2 लाख रुपए का इनाम रखा था आरोपी को पकड़ने के लिए, और पुलिस ने जल्द ही मामले का खुलासा करते हुए आरोपी को पकड़ लिया। वहीं समालखा के एक गांव से दूसरा मामला सामने आया है, जिसमें लगभग 4 वर्षीय बच्ची के साथ
दुष्कर्म का प्रयास किया गया है। इसमें भी पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने मामले के अगले ही दिन आरोपी को पकड़ लिया है और बच्ची का मेडिकल करवाकर उसे अस्पताल में भर्ती करवाया है। वहीं इसमालखा थाना पुलिस मामले को लेकर काफी गंभीर है और पुलिस थाना प्रबंधक का यही कहना है कि जो बच्चियां हैं, माता पिता उनको लेकर सतर्क रहे और उन्हें अकेले में ना छोड़े। नरवाना के गांव धनौरी में एक ही परिवार के 3 व्यक्तियों की संदिग्ध हालात में मौत का मामला सामने आया है। सूचना मिलते ही गाड़ी थाना पुलिस SFL की टीम मौके पर पहुंची है। गांव में दहशत का माहौल है और पुलिस सभी एंगलों से जांच में जुटी हुई है कि पिछले कुछ दिनों से एक ही परिवार के 4 सदस्यों का द्वारा आत्महत्या का मामला भी प्रकाश में आया है, जिसकी पुलिस सभी एंगलों से जांच कर रही है। प्रदेश की सरकार 134 के तहत गरीब परिवार के बच्चों को अच्छे प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा दिलाने की बात कर रही है, लेकिन रोहतक में स्थिति कुछ अलग ही दिखाई दे रही है। 134 के तहत परीक्षा में उत्तीर्ण बच्चों को उनके अभिभावक प्राइवेट स्कूलों में धक्के खा रहे हैं और उन्हें वहां दाखिला नहीं दुदकार मिल रही है। हालांकि शिक्षा विभाग के अधिकारी कहते हैं कि जो स्कूल दाखिला नहीं देगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया है किसी भी स्कूल के खिलाफ कोई कार्रवाई हो सके। हालांकि परिजनों का कहना है कि अब बच्चों ने शिक्षा उत्तीर्ण कर ली है, पास कर ली है, लेकिन उसके बाद अब वो कहाँ जाएं? अब सरकार ने स्कीम दी है तो उसका फायदा वो क्यों नहीं उठाए? नियम 134A के तहत दाखिले के मात्र आज 2 दिन शेष रह गए। अगर रेवाड़ी जिले की बात करें तो 2000 छात्र दाखिले के इंतजार में रह रहे हैं। अगर बात करें प्रशासन की तो लगातार प्रशासन के यहाँ चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद दाखिले नहीं हो रहे। ऐसे में अभिभावकों में रोष व्याप्त है। आज अभिभावक अपने बच्चों के साथ जिला सचिवालय पहुंचे और जिला सचिवालय में ही बच्चों की कक्षाएं लगानी शुरू कर दी। करीब 1 घंटा तक जिला सचिवालय परिसर में क्लासें लगती रही और बच्चे यहीं अपनी किताबें लेकर पढ़ते रहे। 1 घंटे पश्चात जिला शिक्षा अधिकारी मौके पर पहुंचे और उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्दी ही बच्चों का दाखिला निजी स्कूलों में करा दिया जाएगा। अगर बात करें तो जिला शिक्षा अधिकारी ने यह भी कहा कि उन्होंने इससे उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया है। जिस तरीके से उच्च अधिकारी दिशा निर्देश देंगे वैसे ही निजी स्कूलों पर कार्रवाई की जाएगी। अब देखना होगा कि क्या निजी स्कूलों पर किस तरीके की कार्रवाई होती है ताकि इन बच्चों को दाखिला मिल सके। का पानी आखिरी टेल पर बसे किसानों को भी मिले, इसी मंशा की दृष्टि से नहरी विभाग द्वारा माइनरों की सफाई का कार्य शुरू कर दिया गया है। कुबड़ू गांव से लेकर ललेड़ी गांव तक राजपुरा माइनर की सफाई पर करीब 7 लाख रुपए की लागत से सफाई का कार्य करवाया जाएगा। इसके लिए नहरी विभाग के जेई रवि के नेतृत्व में कार्य शुरू किया गया है। वहीं किसानों का कहना है कि नहरी विभाग माइनर की सफाई तो कर देता, लेकिन उनके ऊपर से गुजरने वाली सड़कों के लिए जो पुल बनाए गए हैं उनके नीचे अच्छी तरह से सफाई नहीं करता, जिस कारण माइनरों का पानी आखिरी टेल तक नहीं पहुंच पाता और उससे किसानों को परेशानी होती है। किसानों ने नहरी विभाग से मांग की है कि नहर का पानी आखिरी टेल तक पहुंचे, इसलिए अच्छे तरीके से सफाई करवाई जाए। एंटी नारकोटिक सेल का एक्शन लगातार जारी है और टीम द्वारा लगातार नशा तस्करों की धरपकड़ की जा रही है। ताज़ा मामले में टीम ने एक महिला को 10 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। एंटी नारकोटिक सेल के इंचार्ज जोगिंदर सिंह ने बताया कि उनकी टीम को सूचना मिली थी कि तीरथ नगर एरिया के अंदर एक महिला द्वारा युवाओं को स्मैक बेचने का काम किया जा रहा है और बड़े लंबे समय से ये महिला स्मैक तस्करी का काम कर रही है। इस सूचना पर जब टीम द्वारा छापेमारी की गई तो टीम ने वहाँ पर मीनाक्षी नाम की महिला को गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से 10 ग्राम स्मैक भी बरामद हुई है। और उन्होंने बताया कि इसके पति पर भी इस प्रकार के कई मामले दर्ज हैं और वो भी कोर्ट के अंदर विचाराधीन है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले की जांच की जाएगी ताकि इस पूरे नेटवर्क का खुलासा हो सके। और लगातार उन्होंने बताया कि टीम द्वारा जो भी सूचना मिलती है उस पर लगातार कार्रवाई की जाती है। और पिछले कई दिनों की बात करें तो लगातार नशा तस्करों की धरपकड़ एंटी नारकोटिक सेल की टीम द्वारा की जा रही है। पिछले कल आईपीएच कर्मचारी को एक अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी थी, जिसमें आईपीएच का कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गया था। स्थानीय लोगों के द्वारा घायल व्यक्ति को एम्स की ओपीडी में उपचार के लिए ले जाया गया था, जहां पर मात्र 1 इंजेक्शन देकर उसे वहां से क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर के लिए रेफर किया गया। क्षेत्रीय अस्पताल में उपचार देने के बाद उसकी हालत को देखते हुए
डॉक्टरों ने आईजीएमसी शिमला रेफर किया, लेकिन मरीज ने बीच रास्ते में ही दम तोड़ दिया। परिजनों ने शव को एम्स के गेट के बाहर रखा और वहां पर खूब हंगामा किया। मौके पर सदर पुलिस पहुंची और उन्होंने परिजनों को शांत करवाकर शव को अपने कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के हवाले किया गया, लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठ रहे हैं अब कि करोड़ों रुपए की लागत से बन रहे एम्स की ओपीडी का शुभारंभ हाल ही में किया गया है, लेकिन वहां पर मूलभूत सुविधा न मिलने के चलते पैसे की बर्बादी की जा रही है। यह आरोप परिजनों और स्थानीय लोगों ने लगाए हैं। जानकारी के अनुसार बता दें, जो दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति हुआ था और जो गाड़ी चालक मौके से फरार हो गया था, उसे पुलिस के द्वारा स्वारघाट के आसपास पकड़ लिया गया है और वह व्यक्ति सहायक पुलिस अधीक्षक जेल का बताया जा रहा है। पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और आगामी कार्रवाई जारी है। फरीदाबाद में अपराध लगातार पैर पसार रहा है और आज फरीदाबाद की पॉश मार्केट कहे जाने वाली सेक्टर 15 में दिन दहाड़े कैनरा बैंक में अज्ञात बदमाशों ने बंदूक की नोक पर लूटपाट को अंजाम दिया। लगभग 12 बजे की ये घटना है, जब अज्ञात बदमाश नकाबपोश तरीके से बैंक में प्रवेश कर गए और बंदूक की नोक पर कैशियर से लूटपाट की। बदमाशों ने 1,84,000 रुपए की नकदी जो है वो कैशियर से लूटी और उसके बाद वहां से फरार हो गए। जब तक बैंक कर्मी व अन्य लोग समझ पाते, बदमाश जो है मौके से फरार हो चुके थे। हालांकि स्थानीय लोगों और बैंक कर्मियों ने इसकी सूचना जब पुलिस को दी तो सीआईए टीम सहित स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी की फुटेज खंगालकर जो आरोपी हैं बदमाश थे उनकी तलाश जारी कर दी। लेकिन इस पूरी घटना के बाद जिस तरह से दिन दहाड़े बदमाशों का आतंक बैंक में देखने को मिला, आसपास के इलाकों के लोगों में दहशत का माहौल है और कहीं ना कहीं फरीदाबाद में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर वे मांग कर रहे हैं कि पुलिस व्यवस्था जो है वो चाक चौबंद की जाए, ताकि लोग जो है वो बेखौफ तरीके से अपने काम कर सकें और अपराधियों पर नियंत्रण कसा जा सके। पेहवा में मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत 2 दिवसीय मेले का आयोजन किया गया। इसमें नोडल अधिकारी एसडीएम पेहवा सोनू राम ने मेले का शुभारंभ किया। उन्होंने बताया कि हमने पेहवा हलके के 2000 परिवारों को चिन्हित किया है जिनकी आय 1 लाख से कम है। यहाँ पर 24 विभागों द्वारा स्टॉल लगाए गए हैं। विशेषकर ऐसे व्यक्तियों को उन विभागों की विभिन्न सी स्कीमों के द्वारा लाभान्वित किया जाएगा और यह मेला उनकी आय बढ़ाने में लाभकारी सिद्ध होगा। भिवानी आज 49 वर्ष की हो चुकी है। वर्ष 1972 में आज ही के दिन भिवानी को राजा नीम सिंह ने बनाया था। आपको बता दें कि भिवानी जो कि काफ़ी हमेशा के जो है न केवल राजनीतिक क्षेत्र में बल्कि सामाजिक क्षेत्रों में और खेलों में हमेशा आगे रही है। यहाँ के कई मुख्यमंत्री भी रहे हैं। यहाँ के खिलाड़ियों ने पूरे देश में अपना परचम भी लहराया है। आज भिवानी के इस वर्षगांठ के ऊपर विभिन्न सामाजिक संस्थाओं ने कार्यक्रम आयोजित किए और केक भी काटे। हालांकि उनका केक 49 किलो का था और उनका कहना था कि भिवानी ने एक नई पहचान भी कायम की है। चलिए फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।